सारे एनलाइटन लोगों ने हमसे शुरू से कहा है, अपने अंदर झांको, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हारे ही पास है। तो इसी एडवाइस से हमारी आज की बुक से हम जानेंगे खुद को। सो वेलकम टू यू ऑल फ्रेंड्स। और आज की ये वीडियो होने वाली है रोंडा बर्न की बुक द ग्रेटेस्ट सीक्रेट पे, जिसे ऑथर ने काफी सारे रिलीजन्स के अलग अलग स्क्रिप्चर्स को पढ़ के तैयार किया है। रोंडा बर्न ने ही एक दूसरी बुक द सीक्रेट लिखी हुई है, पर इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को लेकर मैं स्केप्टिकल हूँ और इस नई बुक का नाम सुनकर मुझे लगा था कि ये इसी की सीक्वल है। पर इसे पढ़ने के बाद ये डाउट खत्म हुआ और इस बुक को मैं अष्टावक्र गीता का मॉडर्न वर्जन कह सकता हूँ। और ये कैसे, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं द ग्रेटेस्ट सीक्रेट के चैप्टर 1 से, जो कि है हिडन इन प्लेन साइट। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट को हमने हजारों सालों से मिस किया हुआ है, क्योंकि हमने उसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जो ठीक हमारे सामने है। हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, ट्रॉमा से और आते जाते रहने वाले इवेंट से इतने डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं कि उस सबसे बड़ी डिस्कवरी से बेखबर रहे हैं जो बिल्कुल हमारे सामने है। ये वो सीक्रेट है जो बताता है कि हम कौन है। अब आप शायद सोचो कि मुझे तो पता है मैं कौन हूँ, पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ जिसका पर्टिकुलर नाम है, एक सर्टेन एज है, पर्टिकुलर प्रोफेशन है, फैमिली है और वेरियस लाइफ एक्सपीरियंसेस है, तो आप गलत हो। हमने अपनी लाइफ के दौरान बहुत से गलत आइडियाज और बिलीव्स बना लिए हैं और इन्हीं बिलीव्स ने हमें कैद किया हुआ है। पर जिस मोमेंट हम सच को देख लेते हैं, ये सारे मिसट्रूथ्स खत्म हो जाते हैं। अब शायद आपको लगे कि मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है, मुझे इस सीक्रेट को जानने की क्या जरूरत है। तो कारण ये है कि आपकी जिंदगी एक मेस है। क्या आप कभी दुखी होते हो, कभी स्ट्रेस्ड होते हो, कभी चिंताओं में डूब जाते हो, कभी हर्ट फील करते हो? क्या आप कभी अनहैप्पी या खराब मूड में होते हो? अगर आप कभी ऐसे फील करते हो तो आपकी लाइफ एक मेस है। शायद आप सोचो कि ये तो नॉर्मल बात है, हर कोई कभी ना कभी दुखी होता है, हर किसी में कभी ना कभी नेगेटिविटी आती है। पर जिंदगी ऐसी नहीं है। आप अपनी पूरी जिंदगी बिना हर्ट हुए बिता सकते हो और हमेशा खुश रह सकते हो। सारी ह्यूमैनिटी की सफरिंग एक कॉज पर आकर अटक जाती है, जो कि है मिस्टेकन आइडेंटिटी। सच ये है कि आप एक पर्सन नहीं हो जिसका उसकी लाइफ में क्या होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। असलियत में आप एक इंसान हो ही नहीं, आपको अपने एक इंसान होने का एक्सपीरियंस है। पिछले सैकड़ों सालों से खुद को जानने को बहुत से नाम दिए गए हैं, जैसे एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ डिस्कवरी, इल्यूमिनेशन, अवेकनिंग, रिमेम्बरिंग। ये सब सुन के हो सकता है कि आपको लगे मैं इनलाइटन कैसे हो सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ, इनलाइटन तो बुद्धा जैसे लोग होते हैं। पर ऐसा नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कोई प्री कंडीशंस नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो सालों तक कड़ी तपस्या करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन उस इंसान के लिए भी पॉसिबल है जिसने कोई एजुकेशन ना ली हो, और उसके लिए भी जिसने जिंदगी में काफी ऊंचाइयों को हासिल किया हो। सेल्फ रियलाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मस्क डियर जंगल में भटकता रहता है एक खुशबू की तलाश करने के लिए। वो जिंदगी भर भटकते रहता है, पर कभी ये रियलाइज नहीं कर पाता कि वो खुशबू उसी में है, वो ही उस खुशबू का सोर्स है। वैसे ही हम भी अलग अलग चीजों में, लोगों में खुशी को ढूंढते हैं, पर कभी ये रियलाइज नहीं कर पाते कि खुशी हमारे ही अंदर है, या हम ही हैप्पीनेस हैं। चैप्टर 2 द सीक्रेट रिवील्ड। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, क्या आप अवेयर हो? आपका आंसर हाँ ही होना चाहिए, वरना आपको इस सवाल का भी पता कैसे चलता अगर आप अवेयर ना होते। तो जरा दोबारा सोचिए, क्या आप अवेयर हो? हाँ, जब आप एक बच्चे थे तब भी आप अवेयर थे। अपने बचपन के दौरान आप अवेयर थे। अपनी अभी तक की पूरी जिंदगी के दौरान आप अवेयर रहे हो। सिर्फ अवेयरनेस ही कांस्टेंट रही है आपकी पूरी लाइफ टाइम में। हमारी बॉडी बदलते रहती है, माइंड बदलते रहता है, थॉट्स और फीलिंग्स सब बदलते रहते हैं, पर एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है इन्हें सेंस करने की अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस ही है जो आप वाकई में हो। आप कोई बॉडी, माइंड, फीलिंग, थॉट या स्पिरिट ये सब नहीं हो। आप वो हो जिसे इन सब के होने का पता है। आप अवेयरनेस हो। आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, इसके अवेयर हो। आप अपने रूम में हो, इसके अवेयर हो। आप अपनी बॉडी के, अपने कपड़ों के, अपनी सांसों के और अपने बाकी सारे सेंसेशंस के लिए अवेयर हो। सिर्फ एक मोमेंट के लिए इमेजिन करो कि आपके पास कोई बॉडी या माइंड नहीं है। अपनी बॉडी को दूर कर दो, अपने माइंड को दूर कर दो,
अपने नाम को दूर कर दो, अपनी एंटायर लाइफ स्टोरी को दूर कर दो, सारी मेमोरीज, बिलीव्स और थॉट को हटा के अब जो बचता है वो सिर्फ ये है जिसे पता है कि अब कुछ भी नहीं है। वो किसी भी चीज के ना होने की अवेयरनेस है। ये बिल्कुल कुछ ऐसा है जैसे एक व्हाइट पेपर पे कुछ वर्ड्स प्रिंटेड है। पेपर वर्ड्स के बैकग्राउंड में है और इस पेपर की तरह ही हमेशा अवेयरनेस हमारी लाइफ के बैकग्राउंड में रहती है। हम ज्यादातर अपना अटेंशन माइंड को, माइंड के थॉट्स को और अपनी बॉडी को देते हैं, पर इन सब चीजों को हम बिना अवेयरनेस के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना पेपर के बैकग्राउंड के हम उस पर प्रिंटेड किसी भी वर्ड को नहीं देख सकते। बॉडी और माइंड सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है और वो जो आपकी आंखों से देख रहा है, वो जो आपके कानों से सुन रहा है, वो अवेयरनेस ही है। यही आप हो। बिना अवेयरनेस के आपको किसी भी चीज के होने का पता कैसे चल सकता है? अपनी बॉडी और माइंड को आप एक टेलीस्कोप की तरह देख सकते हो। टेलीस्कोप अपने आप में इनर्ट है। टेलीस्कोप से क्या दिखता है इसका पता टेलीस्कोप को नहीं है। इसका पता उस एस्ट्रोनॉमर को है जो टेलीस्कोप से देख रहा है। और तभी जब टेलीस्कोप से कोई देखने वाला है तब उस इंस्ट्रूमेंट के होने से फर्क पड़ता है। वैसे ही जब आप हो, मतलब कि जब अवेयरनेस है बॉडी और माइंड के सेंसेशंस को फील करने के लिए, सिर्फ तभी इनके होने से फर्क पड़ता है। बॉडी या माइंड को पता नहीं है कि उसे क्या दिख रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, किस चीज की स्मेल आ रही है। हालांकि ये सब इनके थ्रू हम तक पहुंच रहा है, पर जब अवेयरनेस ही नहीं होगी इनको सेंस करने की, तो इन सेंसेशंस का कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे ही अष्टावक्र गीता में भी राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग क्या है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। अब इसमें जनक हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को समझने की जरूरत नहीं है। जनक यहाँ पर हम हैं। जनक कोई भी वो इंसान है जो सच को जानने के लिए आतुर है कि मैं कौन हूँ, और अष्टावक्र वो इंसान है जो इसका जवाब जानते हैं। इसीलिए जनक यानी हम अष्टावक्र जी से ये सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं, हमें ये मानना है कि वो सब हमसे कहा गया है। पर इन सवालों का जवाब जानने से पहले एक सवाल ये कि जनक ये सब क्यों पूछते हैं? एज पर स्टोरी, जनक ऐसे राजा हैं जिनके पास सब कुछ है। ज्ञान है इसीलिए वो राजा हैं। राजा हैं तो सारे ऐशो आराम उनके पास हैं। वो खाना ना होने के दुख, पैसे ना होने के दुख, सक्सेसफुल ना होने के दुख, इन सबसे मुक्त हैं। तो तब भी वो क्यों पूछते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है और मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो आंसर ये है कि जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी हम अपनी जो सेंस ऑर्गन्स की डिजायर हैं, इनसे आजाद नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस हमें ये ज्ञान पता ना हो जो अब हम जानने वाले हैं, या जो अभी अभी हमने अवेयरनेस से जाना है। इसीलिए जनक पूछते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? मतलब कि ये जो सुख दुख, कभी मैं बहुत खुश हो जाता हूँ और कभी एकदम से दुखी, इन सब से मैं कैसे मुक्त हूँ? और वो कहते हैं मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यानी मैं ऐसी स्टेट कैसे हासिल करूं जिससे मुझ पे चीजों के होने का या ना होने का कोई फर्क ना पड़े, मैं डिटैच्ड हो जाऊं, कोई भी एक्सटर्नल चीज मुझे ना चलाए। तो अब अष्टावक्र जी बताते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का सिर्फ एक उपाय है, तुम विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, दया, सरलता, संतोष एवं सत्यता का अमृत के समान सेवन करो। और इसी के साथ वो कहते हैं कि तुम ये समझो कि ना ही तुम पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। अब हो सकता है ये सारे स्टेटमेंट ऊपर ऊपर से गए हों, पर ये वही चीज है जो अभी अभी हमने खुद को अवेयरनेस जान के समझी है। चलिए इस स्टेटमेंट को 3 स्टेटमेंट में ब्रेक करके आराम से समझते हैं। पहले है, तुम विषयों को विष के समान छोड़ दो। विषय का मतलब है सेंस ऑर्गन्स की डिजायर्स। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और हर सेंस ऑर्गन्स की अपनी अपनी डिजायर्स हैं। जैसे आई के लेवल पे कुछ सुंदर देखने की चाहत, कानों के लेवल पे कुछ सुनते रहने की चाहत, स्किन के लेवल पे किसी को टच करने की डिजायर, एक्सेट्रा। इन सब के लिए कहा जा रहा है कि तुम इन डिजायर्स को विष के समान छोड़ दो। अब छोड़ दो का मतलब ये नहीं है कि इसे बिल्कुल ही त्याग देना है। जैसे साधु महात्मा होते हैं, वो सारे फिजिकल अट्रैक्शन से दूर चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। इनफैक्ट ये गीता जो है सारे वेदों का सार यानी समरी है, तो इसमें सब कुछ से खुद को अलग करने को नहीं कहा गया है, पर फिर भी लोग करते हैं, न जाने क्यों।
पर इसी को अष्टावक्र जी क्लियरली समझाने के लिए कहते हैं कि त्याग करने का मतलब है इनकी आसक्ति से खुद को अलग करना। मतलब कि कोई भी सेंस ऑर्गन की डिजायर है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे भूख लगती है। अब भूख लगने पर अगर हम खाना ना खाएं, इवन भूख लगना भी एक सेंस ऑर्गन की डिजायर ही है। तो अगर भूख लगने पर हम खाना ना खाएं, जो विषयों को विष के समान त्याग कर देना है, उसको लिटरली लेके चीजों को बिल्कुल छोड़ ही दें, तो क्या होगा? मर जाएंगे। और अगर भूख लगने पर हम ज्यादा ही खा लें, खाने का टेस्ट अच्छा है तो हम मजे मजे में खाते ही चले जाएं, तो क्या होगा? तब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए हमें ना ही ज्यादा खाना है ना ही कम, बस जस्ट द राइट। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स की डिजायर है उनमें बिल्कुल इंडल्ज नहीं हो जाना है, क्योंकि ऐसे हम कैद हो जाते हैं। किसी भी चीज में बस उतना इन्वॉल्व होना है जितनी उसकी जरूरत है। अगर हम डिजायर्स को बिल्कुल छोड़ दें तो उसी के थॉट्स में डूबे रहेंगे, मतलब मेंटल लेवल पे इन्हीं में आसक्त रहेंगे। और अगर हम ज्यादा खुद को इनमें इन्वॉल्व कर दें तो हम फिजिकल लेवल पे इनमें आसक्त रहेंगे। तो हमें करना क्या है? जो भी हमारी डिजायर्स हैं, जो कभी हमें सुख देती हैं और कभी दुख, इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है जैसी ये है। जो चीज जैसी है उसे वैसा ही रहने देना है। इसके बाद का स्टेटमेंट है, क्षमा, दया, प्रेम, सरलता और सत्यता का अमृत के समान सेवन करो। अब ये सारे जो एक्शंस हैं, क्षमा, दया, प्रेम, सरलता और सत्यता, ये सब एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, जो कि है कंटेंटमेंट। मतलब कि आपके मन में किसी के लिए कोई बदले की भावना नहीं है, आपने उसे माफ कर दिया, आप कंटेंट हो। आप में किसी के लिए क्रुएल्टी नहीं है, आप हर किसी में खुद को देखते हो, आप दयावान हो, इसीलिए यहां पर भी कंटेंट यानी संतुष्ट हो। आप में किसी के लिए नफरत नहीं है, किसी का बुरा नहीं चाहते, आपके दिल में सबके लिए प्रेम है। सरलता यानी आप अपना दिखावा नहीं करते, बस जैसे हो वैसे लोगों के सामने रहते हो, एकदम सरल हो। और सत्यता यानी झूठ, छल, कपट, ये सब आप में नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इन सब के अपोजिट इमोशंस जैसे क्रुएल्टी, औरों के लिए बुरा सोचना, खुद आगे रहने की सोचना, ये सब आप में होगा ही नहीं। ये सारे इमोशंस हर किसी में होते हैं, बस हमें ये जैसे हैं इन्हें वैसे ही छोड़ देना है, इन पे कुछ नहीं करना है। विषयों को विष के समान छोड़ दो। अब ये जो है प्रेम, दया, सरलता, क्षमा और सत्यता, इन सबको आपने सेपरेटली देख के बिल्कुल अंधे तरीके से इन्हें फॉलो नहीं करना है। जैसे अगर कोई आप पर वायलेंट हो जाता है तो उस वक्त आप दया नहीं दिखा सकते कि भाई ले मार ले, मैं तेरे लिए क्रूएल नहीं हूं। ये बेवकूफी हो जाती है। हमें उस डायरेक्शन की ओर देखना है जहां ये सारी चीजें पॉइंट कर रही हैं, जो कि है कंटेंटमेंट। और आखिरी लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ना ही तुम पृथ्वी हो, ना ही जल हो, ना ही अग्नि हो, ना वायु हो और ना आकाश हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। मतलब कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में तुम कुछ भी नहीं हो। अब अष्टावक्र जी ने इन्हीं सब के लिए क्यों कहा कि तुम इन सब में कुछ भी नहीं हो? तो कारण ये है कि हमारे पुराणों में और आयुर्वेद में ह्यूमन बॉडी को 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन बताया है, जो कि है अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। और इन्हीं 5 तत्वों से बाकी सब कुछ भी बना है। तो अब अष्टावक्र जी कहते हैं तुम इन सब में से कुछ भी नहीं हो, यानी कि इनकी वजह से जो बॉडी बनी वो तुम नहीं हो। तुम बस खुद को इनका चित्त स्वरूप साक्षी समझो। अब ये चित्त स्वरूप और साक्षी क्या है? चित्त स्वरूप वर्ड 2 वर्ड से है। चित्त यानी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, और स्वरूप मतलब कि स्वयं का रूप, और साक्षी का मतलब है देखने वाला, विटनेस। तो चित्त स्वरूप साक्षी का मतलब है तुम खुद को अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, मतलब कि जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है, तुम खुद को इनका कॉन्शियस विटनेस यानी पूरी होशो हवास से इन्हें देखने वाला समझो। लॉ के टर्म्स में विटनेस उसे कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के दौरान वहां पर प्रेजेंट हो और उसने सब कुछ देखा हो। अब 2 विटनेस हो सकते हैं, एक तो कॉन्शियस और एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस विटनेस वो है जो बिल्कुल बॉडी के लेवल से भी और माइंड के लेवल से भी उस सिचुएशन में प्रेजेंट हो, और अनकॉन्शियस विटनेस वो है जो बॉडी के लेवल पर तो प्रेजेंट है पर माइंड के लेवल पर वो कहीं और है, उसे अपने सामने चल रही असलियत का पता ही नहीं है। और अभी हम में मैक्सिमम लोग अनकॉन्शियस विटनेस हुए पड़े हैं। हमें ये तो दिखता है कि मेरे सामने पेड़ है, दूसरे इंसान है,
लेकिन ये नहीं दिखता कि उस पेड़ के क्लोरोफिल में जो अवेयरनेस है सनलाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने की, वही अवेयरनेस मुझ में भी है अपने थॉट्स की, अपनी बॉडी की, और वही अवेयरनेस दूसरे इंसान में भी है। और यही अवेयरनेस तो मुझे खुद को समझना है। चित्त स्वरूप साक्षी मतलब हर किसी चीज के रूप का कॉन्शियस विटनेस। और जब जो अवेयरनेस मुझ में है वही दूसरे इंसान में है, वही पेड़ पौधों में है, तो मैं किसी चीज से अलग कैसे हूं? मैं सब में हूं। अपनी अवेयरनेस को नोटिस करने के लिए आपको खुद से यह पूछना पड़ेगा कि क्या मैं अवेयर हूं? जब आप खुद से ये सवाल करते हो तो इमीडिएटली अवेयरनेस नोटिस होती है। ये कहीं से अपेयर नहीं हुई, ये हमेशा से प्रेजेंट है। बस आपने अपना ध्यान थिंकिंग से हटाकर अवेयरनेस की ओर कर दिया। अवेयरनेस के अलावा बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है या मर जाता है। सब कुछ टेम्परेरी है, इवन प्लेनेट अर्थ, सन, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स भी। कुछ भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस है जिसको कुछ ना होने का भी पता है। जो मैं हम खुद को बोलते हैं 5 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में, वो एजलेस अवेयरनेस है जिसने हमारी पूरी लाइफ को विटनेस किया है। आपकी बॉडी कॉन्शियस नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि आप बॉडी हो तो ये बिलीफ आपको ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा डर देता है, जो कि है फियर ऑफ डेथ। जो आप एक्चुअल में हो वो कभी नहीं मरता। आप अपने माइंड भी नहीं हो, माइंड सिर्फ थॉट्स है। अगर कोई थॉट ना हो तो माइंड नहीं है। इसीलिए आप कोई थॉट या सेंसेशन नहीं हो, क्योंकि अगर आप ये होते तो एक थॉट के चले जाने के बाद आप भी खत्म हो जाते। आपके बॉडी और माइंड मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसे हम इंसान कहते हैं। एक इंसान वो चीज है जो आप एक्सपीरियंस करते हो, ये वो नहीं है जो आप हो। हमें कभी भी कभी ना खत्म होने वाली हैप्पीनेस नहीं मिल सकती अगर हम खुद को सिर्फ एक पर्सन मानते रहें। आप अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक इंसान होने के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, पर ये सब वो नहीं है जो आप हो। आप अपनी लाइफ टाइम में अवेयर रहे हो। सिर्फ अवेयरनेस ही एक कांस्टेंट रही है आपकी लाइफ में, और यही वो चीज है जो आप वाकई में हो। आप किसी भी तरह की लाइफ को बिना अवेयरनेस के एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अवेयरनेस आपके हर सिंगल लाइफ एक्सपीरियंस के अवेयर है। बजाय इसके कि हम हैप्पीनेस के लिए आउटर वर्ल्ड की ओर झांके, हमें खुद की ओर देखना पड़ेगा और अपने अंदर झांकना पड़ेगा। सिर्फ यही वो डायरेक्शन है जहां हम वो सब पा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है। चैप्टर 3 द रिवील कंटिन्यूड। हमें यह तो पता चल गया कि हम ना ही बॉडी हैं और ना ही माइंड के थॉट्स हैं। हम वो हैं जो इन सब के लिए अवेयर हैं। पर यह जानने के बावजूद भी अभी भी हम अपने माइंड के थॉट से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई विचार दिमाग में आता है हम तुरंत उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम अवेयरनेस बने कैसे रह सकते हैं? तो इसके लिए है द अवेयरनेस प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस अवेयरनेस बनने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी हो। ये बस ये बने रहने के लिए है। इसका पहला स्टेप है खुद से पूछना कि क्या मैं अवेयर हूं। स्टेप 2 है अब अपनी अवेयरनेस को नोटिस करना, और स्टेप 3 है ये अवेयरनेस बने रहना। स्टेप 1 में जब आप खुद से पूछते हो एम आई अवेयर, तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग से हाँ या ना में आंसर मत करो। थॉट से आप अवेयरनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हर बार जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो तो आपका अटेंशन थिंकिंग से हटेगा और बस अवेयरनेस होगी। जब आप पूछते हो एम आई अवेयर, तब अवेयरनेस इंस्टेंटली प्रेजेंट होती है। इसी वक्त माइंड तुरंत एक थॉट लेकर आ सकता है, पर अगर कोई थॉट आता है तो फिर से पूछो एम आई अवेयर। जितना ज्यादा आप खुद से ये पूछोगे उतना ज्यादा आप अवेयर रहोगे और उतना ही शांत आपका माइंड होगा। और हाँ, अवेयर होने का मतलब है माइंड में थॉट्स के होने का पता होना। माइंड में थॉट्स होंगे, पर हमें उन थॉट्स में इंडल्ज नहीं होना है। बस पता है जो कुछ है उसके होने का पता है। और यही मेडिटेशन भी है। हमें बस थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। कहीं एक जगह पर ध्यान फोकस करके जब हम मेडिटेट करने की सोचते हैं तो ये बहुत टिपिकल अप्रोच हो जाती है। पहले हमें माइंड को एक जगह पर फोकस करने के लिए उसे काम करने की जरूरत है, जो कि अपने थॉट से अलग होकर होगा। और थॉट से हम अलग होते हैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनके, जो हम वाकई में हैं वो बनके, अपने थॉट्स के लिए अवेयर रह के। शुरुआत में डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हमारी लगातार सोचते रहने की आदत होती है। मतलब जो भी थॉट आया उसमें हम तुरंत इंडल्ज हो जाते हैं और थॉट ब्रांचेस बन जाती हैं, और सोचते सोचते हम कहाँ पहुंच जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता।
इसीलिए शुरुआत में हमें खुद से ये पूछना है कि क्या मैं अवेयर हूं। ये पूछने से हम अवेयर होने के अवेयर होते हैं और ऐसे हम धीरे धीरे अपनी कंटिन्यूअसली सोचने की आदत को खत्म करते हैं। हम माइंड का यूज करके अपनी थिंकिंग की आदत को नहीं तोड़ सकते। यही कारण है कि बहुत से लोग मेडिटेशन में फेल हो जाते हैं। वो माइंड का इस्तेमाल करते हैं माइंड को शांत करने के लिए, बजाय इसके जरूरत है हमें थॉट्स को आने देने की और जाने देने की, बिना उन्हें कोई अटेंशन दिए। स्टेप 2, नोटिस अवेयरनेस। ये स्टेप सीधे तब शुरू हो जाता है जब आप खुद से पूछते हो एम आई अवेयर, और आपको अपने अवेयर होने का एहसास होता है। आप अवेयरनेस को नोटिस करते हो और इसी से थर्ड स्टेप आ जाता है स्टे एज अवेयरनेस। जब आप अवेयरनेस को नोटिस करते हो तो कुछ देर बाद दिमाग फिर से थॉट की बौछार कर देता है। तो इस सिचुएशन में हमें खुद से फिर से पूछना पड़ता है एम आई अवेयर, और ये साइकिल चलती रहती है तब तक जब तक कि हम एकदम खुद को अपने थॉट से अलग ना देखने लगे। और फिर शुरुआत में 1 मिनट, और फिर 1 आवर, फिर 1 दिन, फिर 1 महीने, और फिर 1 साल, और फिर पूरी जिंदगी भर हम अवेयर होते हैं। इस अवेयरनेस को आपको अपने अंदर महसूस करने की जरूरत है। कहीं और से ये सुन लेना एक गाइड है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ट्रैवल एजेंट माउंट एवरेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। आप उससे एवरेस्ट के बारे में जानकर उस फील को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो आपको खुद उसकी चोटी पर चढ़कर मिलेगी। चैप्टर 4, आप सपने में हो, अब वक्त है जागने का। बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर्स और एंशिएंट ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमारा पूरा वर्ल्ड, आपकी लाइफ और हर किसी की लाइफ एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि सारा वर्ल्ड लिटरली उस सब्सटेंस का बना हुआ है जिससे हमारे सपने बने होते हैं, और सपनों की तरह ही ये वर्ल्ड सिर्फ एक इल्यूजन है। शायद आपने सपनों के बारे में ये मेन चीज नोटिस की हो। सपने में जो मैं होता है उसे ये पता नहीं होता कि ये एक सपना है। यही आयरॉनिक चीज है ड्रीमिंग के बारे में। सपने में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि वो पूरी तरह से जागे हुए हैं, पर असल में ड्रीम कैरेक्टर्स तो हमारे सोने की वजह से होते हैं। ड्रीम एक्सपीरियंसेस रियल नहीं होते, पर सपने में ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होता। जरा कुछ और सपनों के बारे में नोटिस करने की कोशिश कीजिए। सपने में सपने से परे कुछ भी नहीं होता ना। ड्रीम कैरेक्टर्स को इसका कोई आइडिया नहीं होता कि एक अलग तरह की अवेकनेस भी होती है। जब हम एक गहरे सपने में होते हैं तो सब कुछ एकदम रियल लगता है। अगर एक शेर दिखता है तो हमें उससे एकदम रियल डर लगता है, क्योंकि हमें यह पता ही नहीं होता कि हम ही उसे क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें यह पता हो तो शायद फिर हमें सपने में डर भी ना लगे। इससे पता चलता है कि एक इल्यूजन भी पूरी तरह से रियल लग सकता है जब हम उस इल्यूजन में हों, लेकिन जब हमें उसका इल्यूजरी नेचर समझ आ जाता है तब हम जान पाते हैं कि वो हम ही थे जो उसे हर पल क्रिएट कर रहे थे। सपने में 10 साल भी एक पल में निकल जाते हैं, और जब हम जागते हैं तब पता चलता है कि सपने में जो बॉडी थी वो एक इल्यूजन थी और वो सपना भी इल्यूजन था, पर ड्रीम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब सच लगता है। तो ऐसे ही अगर हम अपनी जिंदगी को भी पलट कर देखें तो चाहे कितने ही साल हमारी एज क्यों ना हो, लगता है कि एक पल में जिंदगी बीत गई। इसीलिए जो कुछ भी इस अर्थ ड्रीम में होता है उसका एंड यही है कि आखिर में हम जागते हैं और पाते हैं कि वो एक सपना था। और यही कारण है कि स्पिरिचुअल टीचर्स हमसे जागने को कहते हैं। इसका मतलब है कि इल्यूजन से बाहर निकलो और देखो कि ये सब बस एक सपने की तरह है। जागने का मतलब है हमेशा अवेयरनेस बन के रहना। हमारा माइंड मैकेनिकल है जो एक कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह है। इसीलिए अगर हम अपने माइंड से गवर्न हैं तो हमारी जिंदगी मैकेनिकल है। हो सकता है कि आप लगातार खुद को कम पैसे के साथ पाओ। ये रिजल्ट है एक मैकेनिकल माइंड का जो लगातार एक ही थॉट रिपीट कर रहा है, कम पैसे हैं, कम पैसे हैं। इन थॉट्स को आप इन पे विश्वास करके और मजबूत बनाते हैं और एज अ रिजल्ट हमेशा खुद को कम पैसे के साथ पाते हैं। ये माइंड के लिमिटिंग थॉट्स का काम है, जबकि अवेयरनेस पूरी अबंडेंस है। अवेयरनेस की तरह रहने को या जागने को ही अष्टावक्र गीता में भी मुक्ति कहा गया है। जब अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं तुम खुद को अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी का चित्त स्वरूप साक्षी मानो, तो इसके बाद वो कहते हैं यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी इसी क्षण तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस देह को अलग करके,
देह यानी बॉडी को अलग करके मतलब खुद को इससे अलग मान के, बॉडी में जो कुछ भी सेंसेशंस होती हैं खुद को उन सेंसेशन से अलग मानकर या अलग जानकर हमें अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाना है। चित्त स्वरूप यानी अवेयरनेस का स्वरूप। स्वरूप मतलब स्वयं का रूप। और स्वयं हम किसका रूप है? अभी पहले वाले स्टेटमेंट से हमने जाना था कि हम अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इनका रूप है। तो मतलब जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है हम उससे अलग नहीं है, क्योंकि इन्हीं 5 एलिमेंट से सब बना। अब जब हम इनके स्वरूप हैं तो मतलब हम सभी चीजों के स्वरूप हैं। तो अब हमें करना क्या है? बॉडी को पहले खुद से अलग देख लिया और अब अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो गए। चित्त स्वरूप यानी अपने अवेयरनेस के स्वरूप में स्थित हो गए। हमें बस चीजों के होने का पता है, ना हम किसी में इंडल्ज हैं और ना किसी से अलग हैं। इंडल्ज कैसे नहीं है? क्योंकि जो कुछ भी देख रहे हैं उससे जो कुछ भी सेंसेशंस हो रही हैं वो बॉडी में है। एग्जाम्पल, अगर हम कुछ वायलेंट देखते हैं, खून खराबा देखते हैं, तो ये देखने से जो कुछ भी फील हो रहा है वो तो बॉडी को फील हो रहा है। हमें तो बस पता है कि ये फील हो रहा है। तो हमें करना क्या है? ये सिंपल कॉन्सेप्ट अपने अंदर तक उतारना है कि ये मुझे नहीं, ये बॉडी को फील हो रहा है। ये जानने से अब हम किसी भी चीज में इंडल्ज नहीं है, अब हम डिटैच हो चुके हैं। अब हम अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो गए हैं। और अब क्या? इसी स्टेट में हम सुखी हैं, क्योंकि हमारा वेरी नेचर है हैप्पीनेस। अगर हमारे दिमाग में कोई बुरे थॉट्स नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो अभी क्या है? अभी बस शांति ही तो है, सुख ही तो है। लेकिन माइंड के लेवल पे कभी भी बुरे थॉट का ना होना पॉसिबल नहीं है। तो हमने किया क्या? जाना कि हम माइंड या इसके थॉट्स हैं ही नहीं, हम तो बस इन थॉट्स के साक्षी हैं। हमें बस पता है कि थॉट्स हैं। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे थॉट्स आते हैं, और इसी जानने की स्टेट में हमने खुद को स्थित कर दिया, खुद को इस बॉडी और माइंड से डिटैच देख लिया। तो इसी क्षण हम सुखी हो गए, और जितना हम डिटैच रहे उतना हम सुखी रहे। और ये रहना कैसे है? इसके लिए हमने पहले ही सिंपल 3 स्टेप्स जाने हुए हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है हम उससे कुछ अलग नहीं है। हम चित्त स्वरूप साक्षी हैं, यानी उसके एक स्वरूप के साक्षी हैं। यानी जो कुछ भी है उसी का एक रूप हम हैं और बस इसके साक्षी हैं। ये समझना है और बस इसे लाइफ में अप्लाई कर देना है और हो गई मुक्ति। ये कोई मरने के बाद के स्वर्ग नर्क वाली मुक्ति नहीं है। अभी इसी क्षण हम अपनी सारी कैद से आजाद हो चुके हैं, क्योंकि हम तो कभी बंधे थे ही नहीं। बस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूं, जबकि नहीं, ये सब तो इस बॉडी को हो रहा है। हम तो वो है जिसे पता है कि ये सब हो रहा है, जो बस इसके लिए अवेयर है, जो बस सारे इमोशन से डिटैच्ड है और चित्त स्वरूप में शांत है। चैप्टर 5, फ्रीडम फ्रॉम द माइंड। एग्जैक्टली माइंड है क्या? पहले यह समझना जरूरी है कि माइंड ब्रेन नहीं है। हमारा ब्रेन सोचता नहीं है। साइंटिस्ट को आज तक ब्रेन में कोई थॉट नहीं मिला है। उन्होंने बस थॉट्स की वजह से हुई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नोटिस किया है। थिंकिंग माइंड से आती है। माइंड सिर्फ थॉट से बना हुआ है। अगर कोई थॉट नहीं है तो माइंड नहीं है। और एक सिंगल थॉट, भले ही पॉजिटिव या नेगेटिव, माइंड का पावर हाउस बन जाता है अगर हम उस पर विश्वास करने लगे। अगर आप सफर करना चाहते हो तो अपने स्ट्रेसफुल थॉट्स में विश्वास करना शुरू कर दो, पर अगर आप खुश रहना चाहते हो तो इन्हें क्वेश्चन करो। माइंड के साथ कुछ भी गलत नहीं है। ट्रबल सिर्फ तब शुरू होता है जब हम इसके नेगेटिव थॉट्स पर विश्वास करना शुरू करते हैं। जब आप वरीड फील करते हो तो कारण ये है कि आप वरीड थॉट्स पर विश्वास कर रहे हो। जब आप कुछ भी फील करते हो तो कारण यही है कि आप अपने वैसे थॉट्स पर विश्वास कर रहे हो। हमारे माइंड में 3 तरह के थॉट्स होते हैं। माइंड मीजर करता है, कंपेयर करता है और डिस्क्राइब करता है। यही वो 3 काम हैं जो माइंड बार बार करता है। जो कुछ भी आप बोलते हो या थॉट दिमाग में आता है उस पे इसे अप्लाई करके देखो। माइंड का थॉट या तो कुछ मीजर करने वाला होगा, या कुछ कंपेयर करने वाला, या कुछ डिस्क्राइब करने वाला। और साथ ही साथ माइंड हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है। माइंड कभी भी प्रेजेंट मोमेंट के लिए अवेयर नहीं रहता। अगर आप अभी बिल्कुल प्रेजेंट में देखो तो प्रेजेंट में कोई थॉट नहीं है,
और यही कारण है कि माइंड ने हम में से बहुत से लोगों को अपनी असलियत को पहचानने से रोका हुआ है। आप इनफाइनाइट अवेयरनेस हो जो अपने थॉट से कभी अफेक्ट नहीं हो सकती, और इन्हें उसके लिए देखिए जिसके लिए ये हैं। ये बस एक थॉट है, सिर्फ एनर्जी पास हो रही है। थॉट आपके सामने से उड़ती हुई एक चिड़िया की तरह है। इस चिड़िया को उड़ने दो, छेड़ो मत। ये एनालाइज मत करने बैठो कि तुम किस तरह की चिड़िया हो, कहाँ जा रही हो, तुम्हारी फैमिली क्या है, कितनी बूढ़ी हो, ये सब मत करने लगो। इसे बस जाने दो। अगर आप ये करने लगे तो आप उस थॉट को और ज्यादा पावर दे दोगे। बस अपने थॉट्स के लिए अवेयर हो जाओ ताकि आप उन पर विश्वास ना करो। एक ही टाइम में आप अपने थॉट्स के लिए अवेयर होकर उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि थॉट्स की अवेयरनेस हमें उन पर विश्वास करने से रोकती है। जब आप अपने थॉट्स को देखते हो बजाय उनमें खो जाने के, तो आपको दिखता है कि ये ऐसी चीज है जिनकी चॉइस आपके पास है कि आप इनमें विश्वास करो या ना करो। जो आप हो वो थॉट फ्री हो। अवेयरनेस है सब कुछ देखना, सुनना, महसूस करना बिना किसी थॉट के। और हाँ, ये याद रखिएगा कि आप अपने थॉट्स के अवेयर हो, आपके थॉट्स आपके अवेयर नहीं है। चैप्टर 6, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स को अगर हम उनके हम पे इम्पैक्ट के हिसाब से कैटेगराइज करें तो दो फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स और नेगेटिव फीलिंग्स। पॉजिटिव फीलिंग्स के लिए क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सारी अच्छी फीलिंग्स बहुत कम एफर्ट डिमांड करती हैं। जब हम अच्छा महसूस कर रहे होते हैं तो हम एक पंख की तरह एकदम लाइट महसूस करते हैं और ऐसा लगता है जैसे बॉडी में एनर्जी की अनलिमिटेड सप्लाई है। जबकि नेगेटिव फीलिंग एक रिजल्ट है जो कुछ भी हो रहा है उसे ना कहने का। नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं खुद से ऐसे स्टेटमेंट बोलने से, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, या किसी इंसान के आपके साथ बुरे तरीके से रिएक्ट करने से, या किसी के हमसे डिसएग्री करने से, या चीजों का हमारे हिसाब से ना होने से। किसी भी चीज के बारे में बुरा महसूस करना है, उसे पकड़े रहना। हमें खुद से ये कहने की जरूरत है ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे जाने देना है, और इमीडिएटली आप अच्छा महसूस करने लगोगे। नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स के अलावा है बरीड फीलिंग्स। अपने बचपन से ही हम सब ने बहुत सी बुरी फीलिंग्स अपने अंदर दबाई हुई हैं, जो कि अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। ये बैड फीलिंग्स सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती है और हमारी एनर्जी और लाइफ को खत्म करती है। बुरी फीलिंग्स या नेगेटिव फीलिंग्स को ही हम सप्रेस करते हैं, तो सप्रेस्ड फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग सेम चीज है। छोटे छोटे बच्चे फीलिंग को सप्रेस नहीं करते क्योंकि वो नेचुरली अपने अवेयरनेस के ट्रू नेचर में जीते हैं, जिस वजह से वो ऑटोमेटिकली इमोशन से तुरंत बाहर आ जाते हैं। और यही कारण है कि आप छोटे बच्चों को मिनटों में आंसू से स्माइल और फिर हंसी में बदलते हुए देखते हो। वो किसी इमोशन को रेजिस्ट नहीं करते। पर जिस टाइम तक हम लेबल्ड अडल्ट्स बनते हैं तो हम सप्रेस करने में इतने अच्छे हो जाते हैं कि यही हमारा नेचर बन जाता है। हम नेचुरली जितना चीजों को जाने देने में अच्छे होते हैं उतना ही उन्हें सप्रेस करने में अच्छे हो जाते हैं। और इन नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से भी सिर्फ इनफ प्रेशर बाहर निकलता है, बाकी का सप्रेस ही हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने को, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि फीलिंग को एक्सप्रेस कर देने से हम उनसे फ्री हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत गुस्सा करता है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने बचपन में बहुत एंगर सप्रेस किया हुआ है। और उनका ये भी मानना होगा कि और लोग उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, पर मेन रीजन उनका खुद का सप्रेस किया हुआ एंगर है। स्ट्रेस का रियल सोर्स इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है। तो अगली बार जब आप किसी नेगेटिव फीलिंग को महसूस करते हो तो तब ये समझना कि ये फीलिंग ऑलरेडी आपके अंदर प्रेजेंट है, किसी दूसरे इंसान ने आपको वैसा महसूस नहीं कराया। नेगेटिव फीलिंग्स हम में है, रियलिटी में नहीं। इमेजिन कि एक इंसान डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो वो डॉक्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पड़ोसी को एक दवा दे दूंगा, और वो आदमी खुश होकर थैंक यू बोलकर चले जाता है। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यही हम सब करते हैं। जो आदमी सोया हुआ है वो सोचता है कि दूसरे के बदल जाने से मुझे अच्छा महसूस होगा, जबकि वो सफर कर रहा है क्योंकि वो सोया हुआ है, यानी असलियत से बेखबर है। पर वो सोच रहा है कि जिंदगी कितनी अच्छी होती अगर कोई और बदल जाता, मेरा नेबर बदल जाता, मेरी वाइफ बदल जाती, मेरा बॉस बदल जाता। अगर अपने खुश होने के लिए हम दुनिया के बदलने का इंतजार करें तो हम जिंदगी भर दुखी ही रहेंगे। ये कोई आउटर नहीं, इनसाइड जॉब है। चैप्टर 7, द एंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। हैप्पीनेस एक नेचुरल स्टेट है, और अगर आप अभी खुश नहीं हो तो आप में कोई नेगेटिव फीलिंग है जो आपको अपनी नेचुरल स्टेट बनने से रोक रही है।
इस चैप्टर में हम ऐसे मेथड्स जानेंगे जिनसे हम अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को खत्म करना सीख जाएंगे। इसके लिए जो सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि अपने अंदर की उन नेगेटिव फीलिंग्स के टच में आना पड़ेगा जिससे आप अवेयर भी नहीं हो। हाँ, आप में अभी ऐसी बहुत सी नेगेटिव फीलिंग है जिनका आपको पता भी नहीं है। बहुत से लोग डिप्रेस्ड होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता। वो जब हैप्पीनेस के कांटेक्ट में आते हैं तब जान पाते हैं कि वो कितने डिप्रेस्ड थे। तो आपको भी पहले अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को जानना है। जरूरी नहीं कि आप उस फीलिंग को एग्जैक्टली उसके नाम के साथ आइडेंटिफाई करो, बस ये जानना ही काफी है कि अगर आप अभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो कोई नेगेटिव फीलिंग है। तो तरीका जो है अपने नेगेटिव इमोशन को खत्म करने का वो है इन्हें रेजिस्ट करना बंद करो। हमें इस इमोशन को रोकने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप एक इमोशन को रेजिस्ट करना बंद कर दो तो वो स्टैंड नहीं कर सकता। हमने खुद को ये कन्विंस किया होता है कि अगर हम बुरे इमोशन को रेजिस्ट करेंगे, उन्हें रोकेंगे तो ये आने बंद हो जाएंगे, पर इंस्टेड ऐसा नहीं होता। जब हम अपनी हथेली को किसी दूसरे की हथेली से मिलाते हैं और हम दोनों जोर लगाते हैं तो दोनों की हथेलियां एक दूसरे से मिली रहती हैं। लेकिन अगर एक जोर लगाना बंद कर दे तो दूसरे की हथेली फिसल जाती है। आप चाहो तो इसे ट्राई कर लो। ऐसा ही नेगेटिव इमोशन के साथ होता है। जब हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव इमोशन आता है तब दिमाग अपनी ओर से जोर लगाता है और उस इमोशन को रेजिस्ट करने के चक्कर में हम भी अपनी ओर से जोर लगाने लगते हैं और वो इमोशन बने रहता है। जबकि अगर हम जोर लगाना बंद कर दें तो वो इमोशन हथेली की तरह ही फिसल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि हम जोर लगाना बंद करें कैसे? तो इसका सिंपल तरीका है, हमें नेगेटिविटी को रेजिस्ट करने के बजाय उसे वेलकम करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, हमें नेगेटिविटी को वेलकम करना है। इसे समझने के लिए भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अगेन ये अर्जुन कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, ये हम हैं जिससे ये सब कहा जा रहा है। तो कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती रहती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे दिमाग में विचार प्रवेश करते रहते हैं, पर समुद्र पे नदियां मिलने से उस विराट अचल समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नदियों को आने से रोकता नहीं है, आने देता है, और वो नदियां आकर उसी में समा जाती हैं और उसी की जैसी बन जाती हैं। वैसे ही हमें दिमाग में विचारों को आने देना है, कुछ नहीं करना है। ये विचार आएंगे और हम में समा के हमारे जैसे बन जाएंगे। और हम कैसे हैं? हमारा वेरी नेचर है खुशी, तो ये सारे हैप्पीनेस में बदल जाएंगे। पर ये होगा कैसे? हो सकता है कि आपको लगे अगर मैं थॉट्स को आने दूं तो ये तो आते रहेंगे और मैं तो नेगेटिव होता ही जाऊंगा। ये मुझ में आके खत्म कैसे होंगे? तो उसके लिए आप अपने नेगेटिव थॉट को अपने किसी पसंदीदा इंसान की तरह सोच सकते हो, और जैसे आप उस पसंदीदा इंसान को पूरे दिल से गले लगाओगे, वैसे ही आपको उस नेगेटिव थॉट को पूरे दिल से अपने आर्म्स को खोल के गले लगाना है। और ये कैसे काम करेगा? इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप किसी छोटे इंसान को, यानी आपका बुरा सोचने वाले को भी अगर अपनी उदारता दिखाओ तो वो छोटा इंसान भी आपसे धन्य हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप किसी नेगेटिव थॉट को पूरे दिल से गले लगाओ तो वो आप में ही समा जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थॉट्स के लिए हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं, जो कि है स्टे एज अवेयरनेस। उन डिस्टर्बिंग थॉट्स के लिए आप कुछ मत करो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आगे बढ़ जाया जाता है। वो थॉट जैसा है उसे वैसा छोड़ दो। आपको बस पता है कि वो है, हो गया, बाकी कुछ मत करो, बस शांत रहो। थॉट है लेकिन आप उस पर रिएक्ट मत करो, कुछ टाइम बाद वो खुद ही शांत हो जाएगा। बस आप शांत रहो और खुद को किसी अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ। चैप्टर 8, नो मोर सफरिंग। आप सफर करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, और जब आप अपनी ट्रू सेल्फ यानी अवेयरनेस बन के रहते हो तो आप सफर नहीं करते। सफरिंग नेगेटिव थॉट्स पर विश्वास करने से होती है। इस वजह से सफरिंग सेल्फ इम्पोज्ड है। हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि ये लाइफ की सर्कमस्टेंसेस को नो 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 कहकर इनकार करते रहता है, जबकि अवेयरनेस हाँ कहती है, वो इन नो को भी हाँ कहती है। हमें लगता है कि हम एक प्रॉब्लम में हैं जब कुछ वैसे नहीं होता जैसे हमने उसे सोचा था, और हमारा माइंड सिचुएशन को तुरंत ये कहकर रिस्पॉन्ड करता है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जबकि हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम्स रियल नहीं होती, प्रॉब्लम सिर्फ इमेजिनरी होती है। जो आप हो वो प्रॉब्लम से फ्री है। हम खुद अपने माइंड से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चर होती हैं। हमारी सारी प्रॉब्लम हमारी मेमोरी के बेसिस पे है। इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम सिर्फ हमारे माइंड की स्टोरीज हैं। इसीलिए एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए अवेयरनेस की पावर का यूज करो, जिससे आप माइंड के अवेयर हो जाओ। जब आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बन के रहते हो, तब साफ साफ दिखाई देता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक इमेजिन्ड लिमिटेशन है। कोई भी इंसान जो ये कहता है मैं ट्रबल में हूँ, ये ट्रबल सिर्फ उसके दिमाग में है। असलियत में कहाँ कौन सा ट्रबल है? अगर हम अपने माइंड में फीडेड इंफॉर्मेशन को छोड़कर देखें तो कहाँ है कोई प्रॉब्लम? सब सही है। ऑथर लिखती हैं कि मैंने कभी किसी को कहते हुए सुना था, प्रॉब्लम्स एक अनवेलकम्ड गेस्ट की तरह है। अगर आप उस गेस्ट को अटेंशन ना दो तो वो अपने आप ही चला जाएगा। पर हाँ, ये सारी बातें उन प्रॉब्लम्स के लिए हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे किसी करीबी की डेथ। उस दुख से उभरने के लिए हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं जिन्हें सॉल्व करना जरूरी है। जैसे आपके घर में पानी ना आना, ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि बिना पानी के कैसे कुछ होगा। पर अगर हम यहाँ पर ये कहने लग जाएं कि प्रॉब्लम तो बस माइंड में है, तो यहाँ ये कहना बेवकूफी है। इसीलिए किस जगह आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो उसके अवेयर रहना। चैप्टर 9, डिसॉल्विंग लिमिटिंग बिलीफ्स। एक बिलीफ क्या है? ये सिर्फ एक थॉट है जिसे हम बार बार सोचते रहते हैं और तब तक सोचते रहते हैं जब तक कि हम उस पर विश्वास ना करने लगे। सारे बिलीफ्स लिमिटेड हैं क्योंकि ये सारे माइंड से आते हैं। एक थॉट हार्मलेस है तब तक जब तक कि हम उस पर विश्वास ना करने लगे। अनहैप्पीनेस का सिर्फ एक कारण है और वो है हमारे दिमाग के गलत बिलीफ्स। ये बिलीफ्स इतने वाइड हैं और इतने आम हैं कि हम इन्हें कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। हमारे बिलीफ्स हमें गरीब रख सकते हैं, हमें बीमार कर सकते हैं, हमें डर से भर सकते हैं या हमारी रिलेशनशिप्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अपने मन में पकड़े हुए बिलीफ्स को बदलकर हम चीजों से जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंस को बदल सकते हैं। पुराने टाइम से ही विजडम से भरे हुए लोगों ने हमें हर चीज को क्वेश्चन करने को कहा है। क्वेश्चनिंग से हम उन लिमिटिंग बिलीफ्स को डिस्कवर कर सकते हैं जो दुनिया के पीछे के सच को हमसे दूर किए हुए हैं। जो कुछ भी हमने माना हुआ है, जो कुछ भी हमारे बिलीफ्स हैं, उसमें कुछ भी सही नहीं है। किसी ना किसी तरीके से हमारे मैक्सिमम बिलीफ्स आते हैं औरों से, जैसे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिली, टीचर्स, सोसाइटी एक्सेट्रा। जिस मोमेंट में हम किसी और के द्वारा बताई हुई बात को सही मानने लगते हैं, उसी मोमेंट में वो हमारा बिलीफ बन जाता है। और इन बिलीफ्स को भी डिसॉल्व करने का तरीका है अवेयरनेस। जिस मोमेंट में आप अवेयर होते हो कि ये बिलीफ सही नहीं है, उसी मोमेंट में वो टूटकर खत्म होने लगता है। इनफैक्ट बिलीफ सिस्टम कुछ भी नहीं है, वो बस कागज के शेर से हैं। इसीलिए जरूरी है कि इन्हें हम वैसे देखें जैसे ये हैं। अगर हम कागज के शेर को असलियत का शेर मानते रहेंगे तो हम गलत बिलीफ से खुद के मन में डर पैदा करते रहेंगे। इसीलिए बेटर है कि हम अपने बिलीफ्स को अवेयरनेस की मदद से अभी ही जाने दें और हैप्पीली जिए। ये इनफाइनाइट पावर है अवेयरनेस की। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि अगर तुम खुद को देह से अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत और स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी और मुक्त हो जाओगे। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम अवेयरनेस की मदद से होने वाले और मिरेकल्स को जानेंगे, तो चलिए इन्हें भी जान लेते हैं। चैप्टर 10, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। हर इंसान जो अभी तक जिया है या जी रहा है, वो सिर्फ एक सिंगुलर पर्पस से ड्राइवन होता है, जो कि है हैप्पीनेस। जो कुछ भी हम करते हैं या जो कुछ भी हम नहीं करते हैं, हर वो चीज जिसके लिए हम स्ट्राइव करते हैं, जीते हैं, जिसकी तमन्ना करते हैं, वो सब इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है इससे हम खुश होंगे। वांटिंग हैप्पीनेस सिर्फ यही एक सिंगल मोटिवेटिंग फैक्टर है हर इंसान के हर डिसीजन के पीछे का। पर फिर भी हमारे मैक्सिमम काम हमें खुशी के इर्द गिर्द भी नहीं ले जाते। तो इसीलिए ट्रुथ या हैप्पीनेस को जानने के लिए हमें अपने अंदर देखना पड़ेगा। और अंदर का सच ये है कि आप कोई इंसान नहीं हो जिसे खुश होना है, आप हैप्पीनेस ही हो। आपके ट्रू नेचर की हैप्पीनेस के अलावा और कोई हैप्पीनेस नहीं है। जिन टाइम्स में आप हैप्पी थे, वो बस एक छोटी सी झलक थी उस मैग्निफिसेंस की जो आप वाकई में हो। जो इकलौती जगह है जहां हम हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं, वो हम में ही है। पर हम जनरली ये मानते हैं कि खुशी हमारे बाहर की चीजों से आती है। क्या आपने कभी ये सोचा है या कहा है, मैं तब खुश होऊंगा जब, और जब के आगे के लाइन को आपने किसी फ्यूचर स्टेटमेंट से पूरा किया है? जैसे, मैं तब खुश होऊंगा जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे और मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। मैं तब खुश होऊंगा जब एक नई कार खरीदूंगा। मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे कोई पार्टनर मिल जाएगा। मैं तब खुश होऊंगा जब मेरी शादी हो जाएगी। मैं तब खुश होऊंगा जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं तब खुश होऊंगा जब मैं छुट्टियों में जाऊंगा।
मैं तब खुश होऊंगा जब मैं वेट लूज कर लूंगा, और ये लिस्ट चलती रहती है। हम हैप्पीनेस को होल्ड पर रख देते हैं जब हम ये मानने लगते हैं कि हैप्पीनेस बाहरी चीजों से आती है, पर बाहरी चीजों से हमेशा बने रहने वाली हैप्पीनेस पाना इम्पॉसिबल है। अब हमेशा बने रहने वाली हैप्पीनेस सुनकर शायद कुछ पुराने बिलीव्स की वजह से हमें लगे कि ऐसा कहाँ होता है। ये कहानियां हैं जो कभी सच नहीं होती, पर लास्टिंग हैप्पीनेस कोई फैंटेसी नहीं है। यही आपका रियल नेचर है। ये सच एक बड़ा कॉस्मिक जोक है, और शायद इसी वजह से बुद्धा 16 साल की छानबीन करने के बाद जोर जोर से हंस पड़े जब उन्हें रियलाइज हुआ कि सच उन्हीं के अंदर है। आप में और परमानेंट हैप्पीनेस के बीच में जो चीज एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है वो है एक थॉट। वैसे थॉट्स भी खुशी देते हैं, लेकिन वो खुशी एवरलास्टिंग नहीं है, क्योंकि जैसे ही थॉट गया तो वो खुशी भी चली जाएगी, और थॉट ने जाना ही है। अब खुद के और एवरलास्टिंग हैप्पीनेस के बीच से थॉट को हटाने के लिए हमें दिमाग को रोकना या इसे शांत नहीं करना है, बस अपने थॉट पर विश्वास करना बंद करना है। जब हम थॉट पर विश्वास करना बंद कर देते हैं, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो अपने आप ही कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है। अब लेकिन ऑब्जर्व कैसे करना है? अपने ऑब्जर्व करने के फोकस को आप एक कैमरे के लेंस के फोकस की तरह समझ सकते हो। जब आप अपने किसी एक थॉट को ऑब्जर्व करते हो तो आप उस पर फोकस करते हो, और इस फोकस से वो थॉट क्लियर रहता है। तो अब हमें क्या करना है? हमें धीरे धीरे कैमरे के लेंस की तरह जूम आउट करना है। सिर्फ उसी थॉट पर ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अगर हम उसी थॉट पर ध्यान रखेंगे तो हम उसमें इंडल्ज हो जाएंगे। हमें पहले उस थॉट के छोटे व्यू को पकड़कर अब धीरे धीरे पूरा ब्रॉड व्यू लेना है। ब्रॉड व्यू लेते वक्त आप अपने माइंड में एक प्लेन व्हाइट स्क्रीन इमेजिन कर सकते हो, जिसमें आपको अपना फोकस जूम आउट करना है, और तब तक करना है जब तक कि वो थॉट उस स्क्रीन में कहीं खो ना जाए, और फिर बस शांत हो जाना है। रेजिस्टिंग हैप्पीनेस, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हम हैप्पीनेस को रेजिस्ट करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस एक पहले से सप्रेस्ड बिलीफ की वजह से आता है। ये बिलीफ हमारे माइंड में तब किसी ने बैठाया हो सकता है जब हम छोटे थे। क्या आपने कभी ऐसी बातें सुनी हैं? अपनी एज के हिसाब से बिहेव करो, तुम कब बड़े होगे, यहाँ चुपचाप बैठे रहो। अगर आपने इनमें से कुछ भी सुना है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर भी ऐसा बिलीफ हो। ये थॉट एक इस फॉर्म में हो सकता है कि लोगों में अच्छा बनने के लिए हमें शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि जब हम इधर उधर खुशी से या एक्साइटमेंट से दौड़ रहे होते हैं तो नॉइजी होने की वजह से सब हम पर टूट पड़ते हैं, और एज अ रिजल्ट हमारी बाद में आदत बन जाती है अपने नेचुरल जॉय को स्लो डाउन करके चुपचाप बैठे रहने की। पर सिंपली सिर्फ ये रियलाइज करके कि हम हैप्पीनेस को रेजिस्ट कर रहे हैं, हम अपने इन पुराने बिलीव्स को तोड़ते हैं और इससे मैक्सिमम पावर ले पाते हैं। हम नेचुरली हैप्पी ही हैं, और अगर हम अभी खुश नहीं हैं तो हम हैप्पीनेस को रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर हम बचपन से खुद को मिजरेबल बनाने में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते तो हम हैप्पी ही होते। हमें खुश होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड जो हम कर रहे हैं उसे ना करने की जरूरत है। आपकी जिंदगी में और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप उसको रेजिस्ट करना बंद कर दो तो ब्लिसफुल हैप्पीनेस आपकी है। अटैचमेंट, जरा इमेजिन कीजिए कि दो लोग हैं जो सेम कंपनी में जॉब करते हैं। वो दोनों कहते हैं आई लव माई वर्क, और वो हर दिन काम पर जाने में खुश भी हैं। एक दिन जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि स्टाफ को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये सुनकर पहले इंसान का शरीर डर से भर जाता है। ऐसे सवाल दिमाग में आने लगते हैं, अगर मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे अब दूसरी जॉब नहीं मिली तो मैं अपने बिल्स कैसे भरूंगा, घर के लोन कैसे दूंगा? और भी बहुत कुछ सोचकर वो पैनिक होने लगता है। अभी ये सारे थॉट्स आते हैं उस जॉब से, उसके अटैचमेंट से, जबकि दूसरे इंसान को भी अपनी जॉब से प्यार था, पर वो जानता है कि कुछ भी हो वो खुश रहेगा। वो जानता है कि जिंदगी में चीजें बदलती रहती हैं और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो अपने एक्सपीरियंस से जानता है कि जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो कुछ बेहतर आगे आ रहा है। अगर किसी रीजन से वो जॉब खो बैठता है तो वो जानता है कि उसे दूसरी जॉब मिल जाएगी। ये नॉन अटैचमेंट है। दोनों इंसानों ने सेम जॉब की और एक ने खुद को उससे इतना जोड़ दिया कि उसके चले जाने की खबर से ही वो पैनिक हो गया, जबकि दूसरा इंसान काम था क्योंकि उसने कभी खुद को उससे जोड़ा ही नहीं, जबकि काम अपना दोनों को पसंद था। तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा खुश था? किसकी जिंदगी ज्यादा बेहतर थी? जो चीज एक्चुअली अटैच्ड है वो आप नहीं, आपका माइंड है। अटैचमेंट्स माइंड के लिए पिकनिक से हैं, क्योंकि अटैचमेंट से माइंड और मजबूत होता है और हम इस बिलीफ में कैद रहते हैं कि हम लिमिटेड हैं। हमारे माइंड की जो सबसे बड़ी अटैचमेंट है वो है खुद को एक सेपरेट पर्सन देखना और ईगो से बंधे रहना।
जबकि इस अटैचमेंट का और कोई आउटकम नहीं है बजाय हार्ट ब्रेक और सफरिंग के, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा बने रहने वाला नहीं है। हम जो चाहें वो पा सकते हैं, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन चीजों से अटैच्ड हो जाते हैं। अवेयरनेस वर्सेस अटैचमेंट। अपनी अटैचमेंट को खत्म करने के लिए हमें कोई अलग स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी हमें बस ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहना है। बस ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस और आपकी सारी अटैचमेंट्स एक एक करके खत्म हो जाएंगी। अगेन, अगर तुम आत्मा को देह से अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत हो जाओ तो अभी इसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। और ये कैसे करना है ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। चैप्टर 11, द वर्ल्ड, ऑल इज वेल। क्या आप जानते हैं सारे मिस्टिक्स, कैथोलिक, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन, नो मैटर कुछ भी उनकी थियोलॉजी हो, कुछ भी रिलीजन हो, एक चीज पर सब एक समान है, जो कि है ये स्टेटमेंट, ऑल इज वेल। हालांकि सब कुछ एक मैस है, पर फिर भी ऑल इज वेल। शायद आप अभी सोच रहे हो सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है। दुनिया में अगर हम देखते हैं तो गरीबी, लड़ाई झगड़े, बर्बादी ये सब दिखाई देता है, तो कैसे सब ठीक है? तो आंसर ये है कि वर्ल्ड बस एक इल्यूजन है। इसका मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसा हम इसे देखते हैं, दुनिया वैसी दिखती है जैसा हम इसे मानते हैं। हम फिजिक्स से जानते हैं कि जो कुछ भी फिजिकल है वो मोस्टली स्पेस है। जो कलर हम देखते हैं एक्चुअल में वो और कलर्स की अब्सेंस है, और जो आवाज हम सुनते हैं वो एक्चुअल में वाइब्रेशन है, जिन्हें हमारा दिमाग एज साउंड इंटरप्रेट करता है। तो वाकई में क्या दुनिया वैसी है जैसी दिखती है? जब मैं और आप किसी बिल्डिंग की ओर देखते हैं तो हम दोनों को वो सेम दिखाई देगी, पर अगर कोई 100 आंखों वाला इंसेक्ट उस बिल्डिंग को देखता है तो उसे क्या दिखेगा? एक सांप को वो कैसी दिखेगी जो सिर्फ इंफ्रारेड वेव्स को सेंस कर सकता है? एक चमगादड़ को वो कैसी दिखेगी जो सिर्फ अल्ट्रासाउंड की इको को सेंस कर सकता है? तो वो बिल्डिंग, उसका जो लुक हमें दिख रहा है वो एक ह्यूमन लुक है, और ये ह्यूमन लुक भी कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की वजह से है, और हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी रियलिटी दिखाने वाला नहीं मान सकते। और वैसे भी क्वांटम फिजिक्स से अगर आप फेमिलियर हैं तो चीजें तो बस एक वेव है, जो जब तक किसी के द्वारा देखी ना जाए तब तक वेव के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। एक मैटर जो हमें पेड़, आइसबर्ग या सब एटॉमिक पार्टिकल दिख रहा है, वैसा देखने के लिए किसी लिविंग क्रिएचर का उसे देखना जरूरी है। डीपेस्ट लेवल पे हमारी पूरी दुनिया का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बस एक खाली स्पेस है। पर अगर ये वर्ल्ड अब फिजिकल नहीं है तो ये है क्या? सारा फिजिकल मैनिफेस्टेशन माइंड से आता है। सब कुछ मैटर है और मैटर ही माइंड है। तो सब कुछ जो हमें सॉलिड, लिक्विड या मटेरियल दिख रहा है वो एक्चुअल में माइंड से प्रोजेक्ट हुई इमेजेस हैं। इसीलिए पूरी दुनिया और यूनिवर्स सिर्फ एक मेंटल इंटरप्रिटेशन है। इवन एटम का स्ट्रक्चर माइंड से पता चलता है। जब आप रात में आसमान की ओर यूनिवर्स को देखते हो तो क्या लगता है? वो यूनिवर्स आपके बाहर होता है। हम जानते हैं कि जो इमेज हम देखते हैं वो लाइट के फोटॉन्स का हमारे रेटिना से टकराने से बनती है। इस इमेज को फिर हमारा ब्रेन फ्लिप कर देता है और फिर हमारे सर के पीछे से माइंड में ही प्रोजेक्ट करता है। तो इस बायोलॉजिकल लेवल से भी पता चलता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में हमारे अंदर है। हम दुनिया को देखते हैं तो हम उसे बाहर नहीं, अपने अंदर से देखते हैं। हमारे सेंसेस जो बाहरी वर्ल्ड को डिटेक्ट करते हैं ये सभी हमारे अंदर ही एक्सपीरियंस होते हैं। अपने माइंड को अगर हम अलग कर दें तो कोई दुनिया नहीं है। और मैक्स प्लैंक कहते हैं साइंस नेचर की अल्टीमेट मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि हम खुद नेचर के पार्ट हैं, और इसीलिए हम खुद उस मिस्ट्री के पार्ट हैं जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी कॉन्शियसनेस से। अगर कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस नहीं है तो बॉडी उस टेलीस्कोप की तरह है जिससे कोई देखने वाला नहीं है। ये अवेयरनेस इनफाइनाइट है जो एक ही टाइम में हर जगह पर है, सारे लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स में है। इसीलिए यही यूनिवर्स का अल्टीमेट सब्सटेंस है। हम इनफाइनाइट अवेयरनेस है, जिसका मतलब है कि अल्टीमेटली हम ही यूनिवर्स हैं। हम में ही यूनिवर्स है। हम यूनिवर्स को या दुनिया को बदलने की सोचते हैं। तो जरा अज्यूम करते हैं कि आपको ये इनफाइनाइट पावर दी जाए कि दुनिया में जो कुछ भी है उसे अपने हिसाब से सही कर दो, तो आप क्या करते? शायद आप सारे वॉर्स खत्म कर देते, सभी बुरे लोगों को खत्म कर देते। कोई मच्छर नहीं, कोई बीमारी नहीं, दर्द नहीं, हर तरफ बस खुशी है। तो इस एंड में आपको क्या मिलता? आपको एक ऐसी दुनिया मिलती जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है। तो फिर आप थोड़ी मिर्च और मसाले ऐड करना शुरू करते और एंड में वहीं पहुंच जाते जहां से स्टार्ट किया था। इसीलिए दुनिया में सब बढ़िया है, ऑल इज वेल। चैप्टर 12,
द एंड, देयर इज नो एंड। कैसा होगा अगर ये हो कि कोई एंड ही ना हो? एक वो चीज जिससे हम सब डरते हैं वो सच ही ना हो। मरने के बाद हम सब सोने के बजाय जागते हो। अगर आप खुद को बॉडी और माइंड मानते हो तो ये सच है कि आप मरोगे, पर अगर आप खुद को इनफाइनाइट अवेयरनेस मानते हो जो सभी में है, तो आप कैसे मर सकते हो? ये समझकर जब हम जागते हैं तो हमारे सारे डर इंक्लूडिंग फिजिकल डेथ सब खत्म हो जाते हैं। डेथ सारी उन चीजों का खत्म होना है जो आप नहीं हो। लाइफ का सीक्रेट है मरने से पहले मरना और ये जानना कि कोई डेथ नहीं है। मरने से पहले मरने का मतलब है माइंड के इस झूठ को खत्म करना कि आप एक इंसान हो और ये रियलाइज करना कि आप इनफाइनाइट अवेयरनेस हो। सिर्फ ऐसा करने से ही आप सच को अपने अंदर उतार पाओगे कि कोई एंड नहीं है। यही सिंपल और वंडरफुल ट्रूथ है जिसे काफी कम लोग अपने अंदर तक उतार पाते हैं। यही ग्रेटेस्ट सीक्रेट है। तो इस बुक से हमने जाना हम कोई बॉडी या माइंड नहीं है, हम इनफाइनाइट अवेयरनेस है जो फॉर्मलेस और अनएंडिंग है। हमारा ट्रू नेचर है हैप्पीनेस और खुशी के लिए हमें किसी बाहरी चीज, इंसान या एनिमल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ही अंदर है। जब हम आत्मा को देह से अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत और स्थित हो जाते हैं तो अभी इसी क्षण हम मुक्त हो जाते हैं। और ये करने के लिए हमने जाने 3 स्टेप्स, जिसमें स्टेप नंबर 1 है खुद से पूछना, एम आई अवेयर? फिर स्टेप 2 है उस अवेयरनेस को नोटिस करना। अपने दिमाग से हाँ या ना में जवाब नहीं देना है, बस नोटिस करना है। और स्टेप 3 है स्टे एज अवेयरनेस। यही अवेयरनेस ग्रेटेस्ट सीक्रेट है जिससे हम एवर लास्टिंग हैप्पीनेस पा सकते हैं। और इसी के साथ हमने जाना नेगेटिव इमोशंस को खत्म करने का तरीका, कि हमें नेगेटिव इमोशन को रेजिस्ट नहीं करना है, हमें उन्हें वेलकम करना है। वेलकम करने के साथ साथ हम नेगेटिव इमोशन को अवेयरनेस से भी खत्म कर सकते हैं और हमेशा अवेयर रह के हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। इस बुक से बस इतना ही। आई होप कि आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगी होगी और आप अब से जितना हो सके उतना अवेयर रहोगे। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमें ये जरूर बताइएगा। और ऐसे ही हर हफ्ते दुनिया की बेस्ट बुक्स की बेस्ट लर्निंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।